प्यारे बच्चों, हम लोग बहुत ही प्यारा चैप्टर पढ़ रहे हैं, बल, न्यूटन के गति विषयक नियम। बच्चों, इस चैप्टर में हम लोगों को सीखने को मिलेगा कि अगर किसी वस्तु पर बाह्य बल आरोपित करते हैं, किसी भी वस्तु पर, तो उस वस्तु की अवस्था, खासतौर से गति अवस्था में क्या प्रभाव या क्या असर दिखता है, इन्हीं सब बातों का अध्ययन हमको इस चैप्टर में करना है। लेकिन उसके पहले बहुत डिटेल में बल के बारे में जानना है। कल समय अभाव था, कल की क्लास में, तो बल के बारे में थोड़ा ही हम लोग जान पाए थे। आज हम लोग जो है डीप में बल के बारे में जानेंगे और सभी बच्चों को याद भी हो जाए क्लास में, यही मेरा उद्देश्य है। बल, प्यारे बच्चों, बल की, जैसा कि आप जान रहे हो, अंग्रेजी फोर्स होती है और इसलिए सबसे पहली बात कि बल को एफ से व्यक्त करते हैं। ऐसे पॉइंट वाइज समझिए, पॉइंट वाइज समझाए लेते हैं। बल को एफ से व्यक्त करते हैं। यह एक सदिश राशि है। बल बच्चों एक सदिश राशि है। बल को प्रकट करने हेतु परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। बल एक सदिश राशि है। अब बच्चों, बल अगर किसी वस्तु पर आरोपित करते हैं तो हम देखे हैं कि वस्तु जो है अवस्था में बदलाव दिखाती है। अगर वस्तु गतिमान है तो रुक जाती है, विराम में आ जाती है, और अगर विराम में है तो गतिमान हो जाती है। तो बल की यहाँ एक परिभाषा बन गई कि बल वह बाह्य कारण है जो वस्तुओं की अवस्था में परिवर्तन लाता है। घुमा फिरा के अपने तरीके से बोल सकते हो, वस्तुओं की अवस्था में परिवर्तन लाने वाला बाह्य कारक बल कहलाता है। हम जिस बाह्य कारण से वस्तु की अवस्था बदल दें, गतिमान को विराम में कर दे या विराम को गतिमान कर दे, उसी जो है कारण को हम बल कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक और चीज बताए थे कि जैसे अगर कोई वस्तु रखी है तो किस अवस्था में है ये, अगर हम इसको धक्का मारे तो ये चलने लगती है। मन इसकी अवस्था बदल गई कि नहीं? तो किस कारण अवस्था बदली? जो धक्का लगाए, तो यही धक्का क्या हो गया, तो बल हो गया। तो हमने परिभाषा बनाई थी कि बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक निकाय द्वारा दूसरे निकाय पर आरोपित होता है। तो बल के बारे में ये सब चीजें जाने थे। अब बच्चों, स्टेप टू स्टेप बल के बारे में आप सभी को याद रहे कि बल एक सदिश राशि है, नो डाउट याद हो गया। बल को एफ से व्यक्त करते हैं। बल वह बाह्य कारक है जो वस्तुओं की अवस्था में परिवर्तन करता है। बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक निकाय से दूसरे निकाय पर। उसके बाद समझाए थे कि किसी वस्तु पर जब हम बल लगाते हैं तो ये दो चीजों पर डिपेंड करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर और त्वरण पर। तो परिभाषा बनती है, किसी वस्तु पर आरोपित बल वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के समान होता है। मतलब यह जो है सूत्र बन जाता है F बराबर m इंटू ए। बच्चों, इस सूत्र से बल का हम लोग कल मात्रक निकाले थे। बल का मात्रक जानते रहिए, m का मात्रक किलोग्राम, त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो m के एस पद्धति में, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति में, बल का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसे हम शॉर्टकट में न्यूटन कहते हैं। बल का मात्रक किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या ये क्या होता है बच्चों, न्यूटन होता है। इसे हम न्यूटन भी कहते हैं। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसे ही हम डाइन कहते हैं।
ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसे ही क्या कहा जाता है। तो बल के ये दो मात्रक थे, ये बड़ा मात्रक है, ये छोटा मात्रक। 1 न्यूटन का मान 10⁵ इतना बातें समझ में आई। उसके बाद बच्चों बताए थे कि बल मुख्य रूप से 2 प्रकार के हैं। वैसे तो आप आगे की कक्षाओं में बहुत सारे बल पढ़ोगे, लेकिन यहाँ बल कितने प्रकार के पढ़ने को मिलेंगे? 2 प्रकार के, बैलेंस्ड एंड नॉन बैलेंस्ड। मतलब बेटा ध्यान से समझो, बल संतुलित बल और असंतुलित बल, बैलेंस फोर्स और नॉन बैलेंस फोर्स। अब देखो जरा इसको समझाने का तरीका मेरा और आप समझ में भी आ जाएगा। जैसे अगर हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है, हमारे पेट में रस्सी बांधे और एक लड़का इसे इधर खींचे हमको तेजी से, हम घसीटने लगे उधर की नहीं, पक्का पक्का। एक लड़का पेट में मेरे रस्सी बांध के इधर खींचने लगे हमको, एक लड़का इधर खींचने लगे रस्सी बांध कर, एक लड़का रस्सी बांध कर इधर, एक ऐसे पीछे की तरफ इधर इधर। तो अब आप देखो हमारे पेट में कई सारी रस्सियां और कई सारे लड़के इधर उधर खींचे हैं। क्या किए हैं? सब लोग खींचे हैं हमको, माने सब हम पर बल लगाए हैं कि नहीं। और अगर एक लड़का हेमुर खींचे बा, एक हेमुर खींचे बा, एक हेमुर, एक हेमुर, देयर आर सो मेनी बल लगाएंगे आदमी, मेरे ऊपर बहुत सारे बल लगे हुए हैं। और अगर हम यहीं कहीं एकदम आराम से खड़ा रहे, नहीं हेमुर सर की, नहीं हेमुर सर की, नहीं हेमुर, नहीं हेमुर, नहीं हेमुर, माने हमारे ऊपर जितना बल लगा है सबके कौनो प्रभाव है ना पड़ता, लगाए गए समस्त बलों का प्रभाव शून्य है, हमारी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं बन रहा हो, तो ऐसे बल को समझ में आया। तो यदि किसी वस्तु पर कई बल लगे और समस्त बलों का परिणामी शून्य हो, यदि जिन बलों के प्रभाव से वस्तु में कोई भी विस्थापन ना हो, अवस्था बदलाव ना हो, उसी बल को या वैसे ही बल को संतुलित बल कहा जाता है। नाम से परिभाषा बन जाती है फिजिक्स के नहीं, फिजिक्सिया बेरी सरल सब्जेक्टवा, परिभाषा नाम से ही बन जाती है। नाम से परिभाषा बन गई कि नहीं। किसी वस्तु पर लगे हुए सभी बल जिनका परिणामी शून्य हो, जिन बलों के प्रभाव से वस्तु में कोई विस्थापन ना होता हो, वही बल क्या कहलाते हैं? समझ में आया बेटा। और अब अगर मान लीजिए हम पर बल लगे हुए, हम कहते घिसकर चला जाता है, ठीक है, मतलब जो ना सारे बल के ताकत शून्य ना बा, या कहते बल के प्रभाव बनत बा, तब हम इधर खींच उठत है। तो यदि किसी वस्तु पर लगे समस्त बलों का परिणामी शून्य ना हो, वस्तु में जिन बलों के प्रभाव से विस्थापन हो, वही बल असंतुलित बल कहलाते हैं। समझ में आया बेटा? परिभाषा बना लोगे कि नहीं। किसी वस्तु पर लगे ऐसे समस्त बल जिनका परिणामी, जिन बलों के कारण वस्तु में कोई, वही बल, और जिन बलों के प्रभाव से वस्तु में विस्थापन हो, जिन बलों का परिणामी शून्य ना हो, वे बल क्या कहलाते हैं? मजा आई। अब देखो बल के बारे में एक ही चीज और जानना है, बाकी कुछ भी नहीं है। वो क्या है थोड़ा सा अलग करके बता रहा है, ये भी देख लो, है ना। बल के मात्रक, यूनिट ऑफ फोर्स, बल के मात्रक। मुझे सब इतना ध्यान देना, समझ में आ रहा है ना। यूनिट ऑफ फोर्स, पाँच मिनट हम लोग बैलेंस कर लेंगे। अब देखो दूसरी तीसरी क्लास है, धीरे धीरे सुधर रहा है ना। 5 मिनट पहले छोड़ दिया करेंगे, आजकल सर क्या पहुंच जाओगे आप लोग। हाँ यहाँ ध्यान दीजिए जरा, बल के मात्रक, यूनिट ऑफ फोर्स। तो देवेश बेटा बल के मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान से सुन लीजिए, सिस्टेम परिभाषा है इसलिए थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। पहला है बल का निरपेक्ष मात्रक और दूसरा है
बल का गुरुत्वीय मात्रक। परिभाषा थोड़ा सब लोग सुनते जाइए जिससे याद होता जाए। बल का निरपेक्ष मात्रक और बल का गुरुत्वीय मात्रक। तो यहां ध्यान दीजिए जरा, निरपेक्ष मात्रक की अंग्रेजी एब्सोल्यूट यूनिट, और यहां ग्रेविटेशनल यूनिट। ऐसा ट्रिक बता रहे हैं श्वेता, तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है। बल का निरपेक्ष मात्रक और बल का गुरुत्वीय मात्रक। देखो बेटा ध्यान से, बल F बराबर रियली एम ए होता है ना। बल F बराबर क्या होता है? अगर एम एक कर दे, माने एकांक द्रव्यमान की वस्तु हो और उस पर बल हम लगाएं, ऐसा बल लगाएं कि उसमें जो है इकाई त्वरण उत्पन्न हो। अगर किसी वक्त पर बल लगाएं तो चलने लगती है, त्वरण उत्पन्न हो जाता है कि नहीं। एकांक द्रव्यमान की वस्तु हो, बल लगाने से त्वरण एकांक ही उत्पन्न हो, तो ऐसे बल के मात्रक को बल का निरपेक्ष मात्रक कहते हैं। ध्यान सुनो जरा, दोनों परिभाषाएं एक जैसी हैं, कंफ्यूजन है थोड़ा सा इसमें और इसमें, एक छोटा सा फर्क है। क्या है बता रहा हूं। जिस बल को माने बला एकांक द्रव्यमान की वस्तु पर आरोपित करने से वस्तु में एकांक त्वरण उत्पन्न होता है, वह बल निरपेक्ष मात्रक कहलाता है। नहीं समझे? जिस बल को इकाई द्रव्यमान की वस्तु पर लगाने से वस्तु में एकांक त्वरण उत्पन्न कर देता है या उत्पन्न हो जाता है, वही बल निरपेक्ष मात्रक कहलाता है। जो बल एकांक द्रव्यमान की वस्तु में एकांक त्वरण बना दे, वही बल का निरपेक्ष मात्रक कहलाता है। और ये दो हैं, एक है न्यूटन और एक है डाइन। क्या है? एक न्यूटन बराबर 10⁵ टाइम। ये दो के दोनों ही बल के निरपेक्ष मात्रक हैं। समझ में आया? जिस बल के कारण इकाई द्रव्यमान की वस्तु में इकाई त्वरण बन जाए, वही बल का निरपेक्ष मात्रक कहलाता है। इधर क्लियर? अब बच्चों, बल का गुरुत्वीय मात्रक F बराबर, जैसे भी हमने एम में बताया, F बराबर mg भी होता है। अब अगर हम कोई बल एकांक द्रव्यमान की वस्तु पे लगाएं और उसमें g त्वरण उत्पन्न हो जाए, इसमें कितना त्वरण उत्पन्न आ रहा था? एकांक, लेकिन इसमें गुरुत्वीय त्वरण के बराबर त्वरण उत्पन्न हो जाए, एकांक नहीं, g त्वरण उत्पन्न हो जाए, g, उसे गुरुत्वीय मात्रक कहते हैं। तो परिभाषा कैसे बनाओगे? ध्यान से सुनो। जिस बल को एकांक द्रव्यमान की वस्तु पर लगाए जाने से वस्तु में गुरुत्वीय त्वरण के बराबर त्वरण उत्पन्न हो जाए, वही बल का गुरुत्वीय मात्रक कहलाता है। शॉर्टकट में जो है परिभाषा बोली जा सकती है, जो बल इकाई द्रव्यमान की वस्तु में गुरुत्व त्वरण के बराबर त्वरण बना दे, वही बल का गुरुत्वीय मात्रक होता है। दोनों परिभाषाएं एक जैसी हैं, दोनों परिभाषाओं में बल लगाया जाता है, दोनों परिभाषाओं में बल इकाई द्रव्यमान की वस्तु पर लगाया जाता है। दोनों परिभाषाओं में इसमें एकांक त्वरण उत्पन्न होता है और इसमें गुरुत्वीय त्वरण के बराबर त्वरण उत्पन्न होता है। और बेटा ये भी दो है, निरपेक्ष मात्रक दो था, एक था न्यूटन और एक था डाइन। गुरुत्वीय मात्रक भी दो है, एक है किलोग्राम भार और एक है ग्राम भार। 1 किलोग्राम भार बराबर 9.8 न्यूटन और 1 ग्राम भार बराबर 980 डाइन। ठीक है ना बेटा? तो 1 किलोग्राम भार बराबर 9.8 न्यूटन और 1 ग्राम भार बराबर 980 डाइन। तो अब आप सभी को समझ में आ जाना चाहिए कि जिस बल को एकांक द्रव्यमान की वस्तु पर आरोपित करने से
वस्तु में एकांक त्वरण बन जाए वह बल का निरपेक्ष मात्रक कहलाता है। और जिस बल को एकांक द्रव्यमान की वस्तु में आरोपित करने से गुरुत्वीय त्वरण के बराबर त्वरण उत्पन्न हो जाए उस बल को बल का गुरुत्वीय मात्रक कहते हैं। गुरुत्वीय मात्रक दो है, किलोग्राम भार और ग्राम भार, और निरपेक्ष मात्रक दो है, न्यूटन और टाइम। प्यारे बच्चों, बल के बारे में फुल अंतरानी समझ में आ गई। इतना ही हमें बल के बारे में इस लेसन में सिखाया और समझाया गया है। अब हम लोग एक नए टॉपिक का वर्णन करने चल रहे हैं, आपके सामने रखने जा रहे हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जड़त्व। ध्यान से समझिए, बीएससी थर्ड ईयर की मैथ में ये चैप्टर है जो यहाँ जो है आप फिजिक्स में पढ़ रहे हैं। जड़त्व की अंग्रेजी होती है इनर्शिया। देखो सिफा, बहुत मजेदार टॉपिक है, मैं एकदम रटा दूंगा। ये मेरा जो है अच्छे से विश्वास है कि आप सब लोग सीख जाओगे, एकदम याद हो जाएगा। सुनिए इस पर, जड़त्व, जड़ धन तव, तू जड़ जा ना, जड़ जा माने जाम हो जा, फिक्स हो जा, ठीक है, मत की रहे सुनना। तो जड़त्व, जड़त्व का मतलब जड़ हो जा, जाम हो जा, फिक्स हो जा, माने और थोड़ा से अंदर घुसा, जैसे रहा वैसे बनी रहा, ठीक। तो अब वस्तु कैसे रहा थी, या तो गतिमान या तो विराम। तो अगर वस्तु गतिमान है तो गतिमान रहा है, और विराम में है। जैसे भाई कहूँ जंगले उंगले में कहूँ जात होत रहा, कौनो पाथर धरा रहा था तो ओकर देखबे तो पड़ा है, कुछ देर बाद देखबे पड़ा है, फिर देखबे पड़ा है, माने वही में राहत बना रहा है। वस्तुएं दुनिया की सभी आलसी होती हैं, फुल आलसी। जौने अवस्था में रहती हैं, जौने पोजीशन में रहती हैं, उसे वो बनी रहा चाहती, हम ऐसे पड़ी रही न, अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहती हैं, अपनी अवस्था को बरकरार रखना चाहती हैं। और इसी गुण को वस्तुएं अपनी अवस्था को बनाए रखने का जो गुण रखती हैं, उसी गुण को पढ़ी लिखी भाषा में वस्तुएं अपनी अवस्था को बरकरार रखती हैं, अवस्था को बनाए रखती हैं। तो वस्तुएं जो अपनी अवस्था को बनाए रखने का गुण रखती हैं या अवस्था में बनी रखने का गुण रखती हैं, उसी गुण को हम जड़त्व कहते हैं। यदि कोई वस्तु विराम में है तो वो सदैव विराम में बनी रहना चाहती है, और यदि गतिमान है तो सदैव गतिमान बनी रहना चाहती है। वह अपनी अवस्था को बनाए रखने का गुण रखती है। इसी गुण को कौन सा गुण कहते हैं? इसको उल्टा भी समझा जाता है कि जैसे अगर कोई वस्तु विराम में बनी रहना चाहती है, इसको दूसरे तरफ कैसे बोलोगे कि माने वो चाहत विराम में रही, माने अपने अवस्था में परिवर्तन अगर करा चाह तो उसका विरोध करा था, अवस्था परिवर्तन ना चाह। तो दो तरह से परिभाषा बोली जाती है। वस्तुएं अपनी अवस्था को बनाए रखने का गुण रखती हैं, अथवा अवस्था में होने वाले परिवर्तन के विरोध करने का गुण रखती हैं। चाहत है कि हमारा अवस्था न बदले, हम जैसे ही वैसे बने रही। तो देखो, वस्तुओं का अपनी अवस्था को बनाए रखने का गुण, इधर क्लियर, वस्तुओं का अपनी अवस्था को बनाए रखने का गुण या अवस्था में होने वाले परिवर्तन के विरोध करने का गुण, इधर के लिए। अब बच्चों, जड़त्व का गुण दो प्रकार का होता है, गति का जड़त्व
विराम का जड़त्व। परिभाषा इसी से बना सकते हो, आपको हमें अलग से नहीं समझाना पड़ेगा। गति का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन, विराम का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अभी देखो, एक मिनट फिर से सुनना, फिर से बताए। जड़त्व की दो परिभाषा बताए, मेरी बात ध्यान सुनना, कोई बोलना नहीं है। वस्तुओं का अपनी अवस्था को बनाए रखने का गुण जड़त्व कहलाता है। दूसरा बताए, वस्तुओं का अपनी अवस्था में होने वाले परिवर्तन के विरोध करने का गुण जड़त्व कहलाता है। अब यही जो अपनी अवस्था है, यहीं पर अगर हम गति शब्द जोड़ दें, वस्तुओं का अपनी गति अवस्था में विरोध करने का गुण या गति अवस्था को बनाए रखने का गुण, वस्तुओं का अपनी गति अवस्था को बनाए रखने का गुण या गति अवस्था में होने वाले परिवर्तन के विरोध करने का गुण। जो अभी तक अवस्था बोल रहे थे उसको अगर हम गति अवस्था बोल दें तो गति का जड़त्व परिभाषा बन जाएगा, और अगर विरामावस्था बोल दें तो विराम के जड़त्व का परिभाषा बन जाएगा। तो वस्तुओं का अपनी विरामावस्था को बनाए रखने का गुण या विराम अवस्था में होने वाले परिवर्तन के विरोध करने का गुण विराम का जड़त्व कहलाता है, और गति अवस्था में परिवर्तन के विरोध करने का गुण या गति अवस्था को बनाए रखने का गुण गति का जड़त्व। तो परिभाषा हुआ जड़त्व क्या, गति और विराम लगा दी। सरल है कि नहीं? तो आप समझ रहे हो, ये टॉपिक भी इजी है। और आपको बताना चाहेंगे बच्चों कि जैसे हम लोग जो है कल की डेट में चर्चा किए थे कि चाचा न्यूटन थे। चाचा न्यूटन ने एक किताब लिखी है प्रिंसिपिया, और उसमें वस्तुओं की गति और गति पर बल का प्रभाव से संबंधित टॉपिक रिसर्च करके लिखा है। और आप याद करिए ध्यान से कि निष्कर्ष के आधार पर कुल कई नियम उन्होंने बनाया। पहला नियम जो जड़त्व कहता है वही पहला नियम है, मतलब अगर वस्तु विराम में है तो गतिमान है तो कब तक, जब तक कि उस पर बाह्य बल ना लगाया जाए। माने बाह्य बल के अभाव में जब बाह्य बल ना रहा है तो वस्तुएं अपनी अवस्था को, इसी गुण को या इसी नियम को न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम कहते हैं। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। खोजा गैलीलियो थे, इसलिए इसे गैलीलियो का भी नियम कहते हैं। तो पहला नियम जो है प्रिंसा कैसे होगा, यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में बनी रहेगी, गतिमान है तो गतिमान बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल। दूसरी तरफ कैसे बोलोगे, बाह्य बल के अभाव में वस्तुएं अपनी अवस्था को बनाए रखने का गुण रखती हैं। इसे नियम को न्यूटन का गति विषयक प्रथम नियम या गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम कहते हैं। समझ में आया बेटा?